हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो नए लोग हैं उनको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं कोटेशन से, रोज़ की तरह। और आज का कोटेशन है, व्हेन द पावर ऑफ लव ओवरकम द लव ऑफ पावर द वर्ल्ड विल नो पीस। बहुत ही छोटा सा मतलब है, लेकिन अगर आप इसको इलाबरेट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस समझ में आता है कि जब पावर ऑफ लव ओवरकम करे किस चीज़ को, पावर के लव को, यानी कि एक जो अभी कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है, इनटॉलरेंस है सोसाइटी में, या फिर वो बढ़ता जा रहा है, उसको काउंटर करने का तरीका क्या हो सकता है, ये अगर हमें सजेस्ट करने के लिए पूछा जाए, या ऐसे राइटिंग में आप इन चीज़ों पर ऐसे लिख रहे होंगे, या आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं जीएस पेपर 4 में, तो वहाँ पर इन कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग रोज़ एक ना एक नए कोटेशंस को देखते हैं, और उसको प्लीज़ अपने कॉपी में आप लोग नोट करते चलें, ताकि मेंस के समय में आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे उनको याद करने में। तो अब बताते हैं कि डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है। कोटेशन आज आप जान चुके हैं, आज का कोटेशन क्या है। अब देखिए, 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एक तो मालाबार एक्सरसाइज जो है उस पर है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। द न्यूज़, द गुड न्यूज़, इसमें क्या चीज़ें हैं इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कमीशन एंड ओमिशन, इसके अलावा अ डेंजरस इलीगैलिटी, ये 4 आर्टिकल होगा। लेकिन इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें कुछ बैकग्राउंड को डिस्कस करना पड़ता है, कुछ बेसिक फैक्ट को जानना पड़ता है। और उस बैकग्राउंड को समझने में हमारा 2 फायदा होता है। एक तो हमें आर्टिकल समझ में आ जाता है, और दूसरा आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स तैयार होते चले जाते हैं। जो भी आर्टिकल के दौरान आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, उन कीवर्ड के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं, ताकि उससे अगर कोई सवाल पूछा जाए प्रीलिम्स में तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं इन्हीं आर्टिकल्स पर, इन्हीं बेसिक फैक्ट्स पर जो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। लेकिन वो आपको अपनी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम होगा, आप इस बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या आप अगली बार एग्ज़ाम देंगे, तो तब तक आपके दिमाग में वो सारे फैक्ट्स होने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। साथ ही आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, बिकॉज यूपीएससी में मेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप यूँ कहें कि अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी भागीदारी होती है वो मेंस एग्ज़ाम की होती है, और वहाँ पर राइटिंग स्किल आपका सबसे बड़ा स्किल माना जाता है। तो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, साथ में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसको नहीं मालूम है बता दें कि आंसर रिव्यू, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू आपको सर्च करना है कहाँ पर, टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत सारे लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, आप भी वहाँ पर जुड़िए, अपना आंसर पोस्ट कीजिए। आप अपने दोस्तों से, जो आपके कॉलीग हैं वहाँ पर, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका आंसर वो रिव्यू करें। हम लोग भी आपके आंसर्स को देखते रहते हैं, और जब भी मौका मिलता है तो ज़रूर वहाँ पर रिव्यू करते हैं आपके आंसर को। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन में अंत तक जाना है आपको। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, आज जो बैकग्राउंड्स हम लोग देखेंगे उसमें मालाबार एक्सरसाइज, हॉर्मुज स्ट्रेट, जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके अलावा खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं, एक जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं एग्रीकल्चर में अभी हाल ही में। SHRC के बारे में आज डिटेल से जानेंगे, बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स, कौन अपॉइंट करता है, कैसे रिमूवल होता है, कैसे कमेटी बनती है, इसके बारे में। और उसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला आर्टिकल है मालाबार मूवमेंट, अभी हमने देख लिया। द गुड न्यूज़ दूसरा आर्टिकल, कमीशन एंड ओमिशन आइडियाज वाले पेज पर आपने देखा होगा, ये तीसरा आर्टिकल। और चौथा है अ डेंजरस इलीगैलिटी। ठीक है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो तीसरा और चौथा आर्टिकल है ये सेम है, लेकिन नहीं, ये डिफरेंट है। जो आइडियाज़ वाले पेज पर ये आर्टिकल है ओमिशन और कमीशन में, इसमें एक कमेटी का जिक्र किया गया है, और उनके जो फ्लॉ हैं उसकी बात की जा रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ आपके लिए जाना, बिकॉज क्रिमिनल लॉ पर रिफॉर्म लाने के लिए वो कमेटी बनाई गई है। और ये जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये अभी जो प्रेजेंट इशू है कस्टोडियल डेथ का,
और पुलिस रिफॉर्म का उससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए 3 सवाल हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए। ये जो तीनों सवाल हैं, ये जब आप आर्टिकल को समझेंगे, एक बार सुनेंगे, तो आपके लिए काउंटर करना इन क्वेश्चंस को बहुत आसान हो जाता है। और जब आप पूरे डिस्कशन को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो है बिल्कुल आर्टिकल से ही हुआ है, तो उसको लिखना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ज़रूर कोशिश कीजिए दोस्त, आप सिर्फ एक ही आंसर को लिखिए, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगा। हिंदी माध्यम के छात्र के लिए भी मैंने लास्ट डे भी आप लोगों से कहा था कि प्लीज़ आंसर्स राइटिंग कीजिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी भाषा शैली, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी पर ला पाते हैं कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो भी अपना आंसर राइटिंग करें, और वो भी इस ग्रुप पर अपना आंसर अपलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर है आपसे सवाल, दो स्टेटमेंट हैं। पहला तो यहाँ पर हम मेंबर की बात करने वाले हैं कि ये रीअपॉइंटमेंट होता है या नहीं होता है इनके मेंबर का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। दूसरा है कि इसका रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की हम बात कर रहे हैं, क्या रिमूवल प्रेसिडेंट करेंगे या फिर गवर्नर, तो सोच करके इसका आंसर बताना है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है खरीफ क्रॉप के बारे में, इनमें से कौन से ऐसे क्रॉप हैं जो खरीफ क्रॉप में आते हैं। अब अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान से जब हम ये डिस्कशन करेंगे बैकग्राउंड वाले पेज पर, तो आपको देखना है, फिर आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पर। ये अक्सर न्यूज़ में आता रहता है ना, इसका डाटा आप देखते रहते हैं, लेकिन ये कब बना, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ये हमें मालूम होना चाहिए। 2 स्टेटमेंट इसी पर पूछा गया है, इसका आंसर बताइएगा आप। और चौथा सवाल आपसे पूछा गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज, नाम तो सुना होगा ना, कहाँ पर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वही एग्जैक्टली लोकेशन आपको बताना है कि क्या ये पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, या ये जो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें आपको चूज़ करना है और सही आंसर बताना है। ठीक है, ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है फ्रेंड्स, जिनको नहीं मालूम है उनको बता दें कि आपके क्लासरूम का प्रोग्राम जो ऑनलाइन गाइडेंस का या फिर ऑनलाइन क्लासरूम स्ट्रक्चर का है वो शुरू होने वाला है। आप में से कोई भी अगर क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, कि हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, साथ में गाइडेंस, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें मिलें एक साथ, तो उसके लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। 7500699419 ये उनके लिए बिल्कुल जिसको इसकी ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, ये हर किसी के लिए नहीं है, जाहिर तौर पर जिनको लगता है कि उनको गाइडेंस की कमी है, आंसर राइटिंग में उनको दिक्कत है, या अभी प्रिपरेशन तो कर चुके हैं बट एक कंबाइंड उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो सही जा रहे हैं या नहीं, तो वो भी अप्रोच कर सकते हैं। बाकी की डिटेल आपको फ़ोन पर दी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सारा कुछ आपको बता दिया गया है कि डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। अब आइए शुरू करते हैं मालाबार मोमेंट से। क्या है ये आर्टिकल, तो सबसे पहले हम इसमें सिलेबस एसोसिएट करेंगे, आईआर में आ जाएगा, बिकॉज जो मालाबार एक्सरसाइज है ये कौन कौन से देश के बीच में होता है, भारत, यूएस और जापान। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पर जब हम ग्लोबल ग्रुपिंग की बात करते हैं उसमें एसोसिएट कर देंगे इस टॉपिक को। और बैकग्राउंडर में थोड़ा सा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं, कब शुरू हुआ, क्या है ये। तो ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो शुरू हुआ था नेवीज ऑफ इंडिया, जापान और यूएस के बीच में होता है ये ऑल्टरनेटिवली, और इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है, इन दोनों जगह पर इसको कंडक्ट किया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, और ये जो शुरू हुआ था तब इसमें इंडिया और यूएस ही पार्टिसिपेट करते थे, सिर्फ ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज था। लेकिन बाद में इसमें 2015 में जापान ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। और अभी न्यूज़ में है क्योंकि अब इसको और एक्सटेंड करने की बात चल रही है, बाकी लोगों को भी इसमें अब बुलाया जा रहा है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये एक बायलैटरल, ट्राइलैटरल नहीं बल्कि एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बन सकता है आगे के डेट में। ये पूरा का पूरा प्लान है एक्सरसाइज मालाबार का, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। किस पर्सपेक्टिव से, इंडो पैसिफिक रीजन की जब हम बात करते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें एक्सरसाइज मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और चाइना को काउंटर करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इंडिया एंड जापान डिफेंस फोर्सेस ऑर्गेनाइज अ सीरीज ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइजेज
अब देखिए बायलैटरल एक्सरसाइजेस भी आपको मालूम होने चाहिए कि इंडिया जापान के बीच में कौन कौन सा है। तो जिमैक्स, ठीक है, शिनयू, मैत्री और धर्मा गार्डियन, ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये इंडिया जापान के बीच में है। वेराज इंडिया यूएस की हम बात करते हैं तो उसमें युद्ध अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया यूएस के बीच में है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द मेन आर्टिकल पर चलते हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी इनविटेशन ऑस्ट्रेलिया को दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करे इस मालाबार एक्सरसाइज में। इसमें यूएस, जापान और इंडिया है और इसको एक बहुत ही की फैक्टर माना जा रहा है कि ये जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है अब इंडियन ओशन में या इंडो पैसिफिक रीजन में, ये चाइना को काउंटर कर सकता है, ठीक है। 2007 में भी इनवाइट किया गया था जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इनको एक, जब 2007 की हम बात करें तो तब ये बायलैटरल मालाबार नवल एक्सरसाइज था यूएस और इंडिया के बीच में। 2015 में ये ट्राइलेटरल बना और अब कोशिश हो रही है कि मल्टीलेटरल इसको बना दिया जाए। तो अगर हम बे ऑफ बंगाल में 5 नेशन नवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट की फैक्टर यहाँ पे माना जा रहा है। हालांकि चाइनीज़ जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये मानना है कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इसको एशियान नाटो के तर्ज पर एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से नाटो है उसी तरीके से यहाँ एशिया में एक नाटो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है और इसके लिए कई सारे जो लोग हैं वो क्रिटिक भी हैं इसके। इवन जो ऑपोजिशन के कुछ लोग हैं वो भी क्रिटिसिज्म करते हैं इसका। लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और एनडीए गवर्नमेंट की 2014 से बात करें तो एक्चुअली में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने ये बहुत कोशिश की कि यूएस के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाए जा रहे हैं लगातार। और उसी में जापान को जोड़ना मालाबार एक्सरसाइज में 2015 में एक बहुत वेलकमिंग स्टेप रहा। और अब ऑस्ट्रेलिया का जो वेलकमिंग किया जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया को बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, ये और इसको मजबूत बनाएगा और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा अगेंस्ट चाइना इन दिस रीजन, राइट। सो हैज़ लॉस्ट द मच वैल्यूएबल टाइम इन 13 ईयर्स। अब यहाँ पे जो राइटर हैं जिन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है उनका मानना है कि इंडिया को ये कदम पहले उठाना चाहिए था। आज 13 साल बीत चुके हैं। बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइजेस में अगर हम देखें तो इंडिया का पार्टिसिपेशन आज इससे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन चाइना से करते हैं तो चाइना एक बहुत अभी पावरफुल कंडीशन में है बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशन रीजन में। अभी चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत से कहीं ज़्यादा है, चाइना का बायलैटरल रिलेशन दूसरे देशों के साथ वो कहीं ज़्यादा है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कहीं ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंटरवेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से इंडिया को ये सारे कदम पहले से उठाने चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये चाइना कैसे मजबूत रोल प्ले कर रहा है, तो आपको बता दें कि इनका फर्स्ट मिलिट्री बेस कहाँ जिबूती में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती है और वहाँ पर इन्होंने अपना बेस बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ ग्वादार के बारे में आप जानते ही हैं, कराची एंड ग्वादार, जहाँ पर कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है चाइना का। ग्वादार पोर्ट को डेवलप किया चाइना ने। वहीं पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन और भी ज़्यादा है क्योंकि सीपीसी कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पर। तो पाकिस्तान तो है ही चाइना के तरफ। दूसरी तरफ एक और बात समझ में आई है, न्यूज़ में है कि ईरान भी हो सकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उस गल्फ में वहाँ पर चाइना को एक मौका दे सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये भी बात आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ अरेबियन सी, अगर दोनों जगह पर वो ईरान जहाँ पर इंडिया का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है छाबार पोर्ट पर, अगर वहीं उस रीजन में चाइना भी इंक्रोच करने की कोशिश करता है तो ये इंडिया के लिए एक्चुअली में एक बड़ा थ्रेट हो सकता है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया अब ये कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस जिस तरीके से चाइना ने अपना बढ़ाया हुआ है आइलैंड स्टेट जो इंडियन ओशन में पड़ रहे हैं या अदर कंट्री के साथ, या इवन जो कोस्ट ईस्ट कोस्ट है अफ्रीका का, वहाँ पे जो देश हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन को। तो वहीं इंडिया को भी अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें मालाबार एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा
और इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी और जो देश इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए और अपनी स्थिति को भारत को मजबूत करना चाहिए, और चाइना का जो राइज है कहीं ना कहीं उसको रोकने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला आर्टिकल देखते हैं, द गुड न्यूज़। द गुड न्यूज़ में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। जीएस पेपर 3 से एसोसिएट कीजिए इसको। एग्रीकल्चर की बात करने जा रहे हैं। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये आपके सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कई बार कि आखिर कौन से क्रॉप हैं जो रबी में आते हैं, कौन से ऐसे क्रॉप हैं जो खरीफ में बोए जाते हैं और कौन से हैं जो जायद फसल में इंक्लूड होते हैं। तो देखिए इनका टाइम पीरियड, क्रॉप और स्टेट ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कई बार बेसिक्स क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में इस स्टेटमेंट आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रबी का जो सोइंग सीजन होता है वो अक्टूबर से दिसंबर में होता है, ठीक है, और हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून में। तो अभी अभी हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हुआ है रबी का, और यहीं पे हमने ये न्यूज़ भी पढ़ा था कि काफ़ी अच्छी खासी फसल हमने यहाँ से रबी क्रॉप से अभी उगाई है, और इस वजह से अभी भारत का जो पूरा अन्न का भंडार है वो भरा हुआ है। और यही सेम एक्सपेक्टेशन हम खरीफ क्रॉप से भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी सोइंग सीज़न चल रहा है। जून से लेके जुलाई ये मानसून का सीज़न आ जाता है, मानसून शुरू हो जाता है और अब सोइंग सीज़न शुरू हो जाता है। उसके बाद इसका हार्वेस्टिंग होता है सितंबर अक्टूबर में। जायद की बात करें तो इसको मार्च से जुलाई के बीच में ये जो वाटरमेलन वगैरह होते हैं या जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो जायद में आते हैं। तो रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है उस समय में जायद की फसलों को बोया जाता है। क्रॉप ज़रूर याद रखिएगा। रबी में आपको याद है गेहूँ, बार्ली और पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे होते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन क्रॉप भी होते हैं जो रबी में भी होते हैं और खरीफ में भी होते हैं। इसके अलावा खरीफ के अगर अलग क्रॉप्स देखें तो उसमें राइस है, मेज़, मूंग, उड़द जो दालें होती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको खरीफ क्रॉप में याद रखना है। और स्टेट भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो कौन से रीजन में, हरियाणा पंजाब वाले रीजन में, और वहाँ पर क्या बोया गया था, गेहूँ उगाया गया था। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इन राज्यों में रबी क्रॉप्स को ज़्यादा उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, है ना, जहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से ज़्यादा बारिश होती है। तो ये वाला रीज़न आपको याद रखना है। इसके अलावा खरीफ में जो आपका पूरा ईस्टर्न इंडिया है और सेंट्रल इंडिया उसको आप रख सकते हैं, और कुछ हिस्सा जो आपका साउथ का है, केरला, महाराष्ट्र वगैरह, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है क्रॉपिंग सीजन का, ध्यान रखना है आपको। अब आइए आर्टिकल पर चलते हैं। क्या कहा गया है आर्टिकल में? तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की जा रही है खरीफ क्रॉप से, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 55% तक जो फसलें बोई जाती हैं उसको कंप्लीट कर लिया गया है इस बार जुलाई के फर्स्ट वीक में ही, ठीक है। जबकि अगर हम पिछली बार देखें, पिछली बार से कंपैरिजन करें तो सिर्फ 38% तक हम कवर कर पाए थे, इवन मिड जुलाई तक। तो ऑलमोस्ट अगस्त वगैरह तक हमें जाना पड़ा था खरीफ क्रॉप्स को बोने के लिए। और इसका एक कारण ये था कि मॉनसून बहुत अच्छा नहीं था, पिछली बार बहुत ही स्लो था, लेकिन इस बार मानसून की स्थिति बहुत अच्छी है। गुड प्री मानसून सौर मिल गया है और ग्राउंड वाटर टेबल बहुत अच्छा हो गया है, रिचार्ज हो गया है अभी। तो बहुत समय के बाद एक अच्छी स्थिति पैदा हुई है, जब कि रिजर्वॉयर्स भर गए हैं, ग्राउंड वाटर टेबल भी रिचार्ज हो गया है और सॉइल में मॉइस्चर कंडीशन बहुत ही अच्छी है, राइट। तो जो भी फेवरेबल कंडीशन होता है एग्रीकल्चर के लिए वो अभी इस समय में सब कुछ है, और इस वजह से हम जल्द से जल्द इन चीज़ों को बो पाए, ठीक है। तो इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे चल करके और ज़्यादा ग्रोथ होगा, और कई सारी और चीज़ें भी एक्सेस की जा रही हैं कि फर्टिलाइज़र सेल ज़्यादा हुआ, सीड्स ज़्यादा बिके, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फसलें हो सकती हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है इस बार। इंडिया इज़ हेडेड फॉर अ बम्पर खरीफ हार्वेस्ट। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जब हम सितंबर वगैरह में हार्वेस्टिंग सीजन में जाएंगे तो इंडिया जिस तरीके से रबी क्रॉप से बहुत अच्छी फसलें मिली थी, उसी तरीके से हमें खरीफ से भी मिलेंगी। क्या कोई और थ्रेट नहीं है? सब बिल्कुल सही से चल रहा है। तो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी अलर्ट में रहने की ज़रूरत है।
तो अलर्ट में रहने की ज़रूरत क्यों है, उसका कारण है लोकस्ट। याद होगा हमने डिस्कस किया था लोकस्ट के बारे में कि लोकस्ट का अटैक ऑलरेडी हो चुका है भारत में, और वो ब्रीडिंग सीजन में इस समय में है। और आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि एक स्वाम में चलते हैं वो, झुंड के झुंड चलते हैं वो। और अभी जब ब्रीडिंग सीजन के बाद क्या होगा, जब उन्होंने खूब सारे और लोकस्ट पैदा कर दिए होंगे तो वो झुंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक साथ में करोड़ों की संख्या में ये लोकस्ट आते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए अभी खरीफ क्रॉप को लेकर के सतर्क होने की ज़रूरत है। ये एक अलर्ट किया जा रहा है आर्टिकल के माध्यम से कि हाई अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है और निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। तो एरियल स्पाइंग के थ्रू या अदर ऑपरेशंस को यूज़ करके हमें लोकस्ट से बचने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए, ताकि वो लोकस्ट किसी भी तरीके से इम्पैक्ट ना कर पाए फसलों को। और अब एग्रीकल्चर में कुछ रीसेंट रिफॉर्म हुए हैं, एज यू नो, कि एपीएमसी के बाहर जाकर के भी, मंडी के बाहर सामान बेच सकते हैं जो किसान हैं। इसके अलावा जो स्टॉक लिमिट होता था अभी तक, कि जो लोग सामान खरीदते हैं किसानों से, उनको एक लिमिट से ज़्यादा वो स्टॉक में नहीं रख सकते, तो उस लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है। तो इन सारी ये जो सारे बदलाव हैं वो नो डाउट आगे चल करके इस अपना एक इम्पैक्ट शो करेंगे, राइट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करेंगे। हालांकि अभी तो इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि जब अच्छी फसलें होंगी किसानों के पास तो उसका ये जो अभी नॉर्म्स को ईज किया गया है उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इमीडिएट नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा किसानों को। और ये एक अच्छा स्टेप अभी गवर्नमेंट ने लिया है इतने सालों के बाद कि किसानों के लिए इतने अच्छी अच्छी सुविधाएं वो लेकर के आए हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि अभी फर्टिलाइज़र, सीड्स, किसी भी चीज़ की कमी उनको नहीं होने दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अब आइडियाज़ वाले पेज पर आ जाइए। पहले हम डिस्कस करेंगे अ डेंजरस इलीगैलिटी, उसके बाद जो एक कमेटी बनी है वो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो ये जी इस पेपर 3 में एसोसिएट करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी आ जाएगा, उसके अलावा गवर्नेंस के सेक्शन में भी आ जाएगा, रिफॉर्म में भी आ जाएगा, यानी कि पॉलिटी में भी इसको एसोसिएट कर सकते हैं। बैकग्राउंडर देखते हैं। बैकग्राउंडर में हम बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वैसे ही स्टेट में एसएचआरसी काम करती है, ठीक है। अगर कहीं पर एनएचआरसी काम कर रही है तो वहाँ पर फिर एचएसआरसी काम नहीं करती है, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव और ड्यूटीज़ हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं एनएचआरसी की तरह, ठीक है। इसमें चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं। और चेयरमैन कौन होंगे? चेयरमैन शुड बी द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, याद रखिएगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एसएचआरसी के चेयरमैन होंगे। वहीं पे जो मेंबर होते हैं दे शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए, या फिर अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं तो वो 7 साल का एक्सपीरियंस रखने चाहिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एसएचआरसी में काम करने के लिए। इनकी जो मेंबर और चेयरपर्सन है उनकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा जो एक कमेटी बनाई जाती है एज यू नो, और वो कमेटी रिकमेंड करती है उनको, फिर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो कमेटी में कौन कौन है? वैसे सेम स्ट्रक्चर जो नेशनल लेवल पर होता है वही स्टेट लेवल पर होता है। चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, दोनों जगह के, ठीक है, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये सब उस कमेटी का हिस्सा होते हैं और ये फिर रिकमेंड करते हैं एंड देन आपके जो गवर्नर है उनको फिर अपॉइंट करना होता है। तो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट और सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो सिटिंग जज को तभी अपॉइंट किया जाएगा जबकि चीफ जस्टिस के द्वारा कहा जाएगा। 70 ईयर एज और 5 ईयर, ये जो एज का एलिजिबिलिटी है ना, ज़रूर याद रखिएगा। रीअपॉइंटमेंट अलाउड है, एलिजिबल है मेंबर्स का, ठीक है। रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, तो ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ। आइए अब आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल में हॉरिफिक इवेंट्स को डिस्कस करते हुए राइटर बताती हैं कि अभी एक से बढ़कर एक घटना घटी है इस दौरान, और इसमें चाहे तमिलनाडु का एक हॉरिफिक डबल मर्डर केस ले लीजिए या फिर यूपी का केस ले लीजिए, जिस तरीके से वुमेन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, या यूपी के ही हापुड़ का केस ले लीजिए जहां पर 10 साल के छोटे बच्चे के सामने उसके पिता की मृत्यु कर दिया, की डेथ हो जाती है। और ये जो केसेस हुए हैं पुलिस की कस्टडी में हुए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक डाटा भी ये यहाँ पर दे रही हैं रेफरेंस में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का,
कि इसके द्वारा ये बताया गया कि 853 कस्टोडियल डेथ हुए हैं 2010 से 18 के बीच में, और 2018 में सिर्फ 70 मौतें हुई हैं कस्टोडियल डेथ में। यू कैन इमेजिन कि डाटा कितना भयानक है। और ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो भारत में क्या कुछ चल रहा है ये आप देख पा रहे हैं। तो अभी इसी पर पूरी आगे चर्चा होने वाली, इस पर हमने और भी आर्टिकल को डिस्कस किया था। इनका ये भी मानना है कि सिमिलर पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है, सिमिलर कहानी, सिमिलर स्टोरीज बता दी जाती हैं, वही सेम कहानी एनकाउंटर की कि कैसे एनकाउंटर होता है, पहले वो भागने की कोशिश करता है, फिर पिस्टल ले छीनने की कोशिश करता है, फिर फायरिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस में फायरिंग होती है। तो ये राइटर का मानना है कि आप व्हाट यू आर डूइंग अबाउट, इस तरीके से एनकाउंटर आप करते हैं और एक सिमिलर सा स्टेटमेंट और सिमिलर सी स्टोरीज जो अभी तक चली आ रही है और सबको पता है कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसको आप लोगों को बताते हैं। डिस्पाइट अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे गाइडलाइंस, इतने सारे रूल्स आ चुके हैं, बट किसी को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। एंड नॉट रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, अब ये बताते हैं कि कितना ज़्यादा, और अगर हम क्राइम की बात करते हैं, एक तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ कि जो सिस्टम है, सिस्टम किस तरीके से फेल हो रही है। कई बार क्या देखा जाता है कि कंप्लेंट्स को नहीं लिखा जाता, एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। ये अच्छी बात है कि 2013 में जब केस हुआ था, एफआईआर दर्ज नहीं करते थे उससे पहले लोग, तो उसके बाद एक रूल आया था कि अगर पुलिसमैन एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो 2 साल की सज़ा हो जाएगी उनको, एफआईआर दर्ज ना करने पर। अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, असॉल्ट का केस है, तो आपको एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन राइटर कहती हैं कि अभी तक किसी को भी ऐसी कोई सज़ा मिली नहीं है। इंडिया सेफर एंड बेटर पुलिस कंट्री, क्या ऐसा है? तो यहाँ पर एक डाटा आपको दिखाया जा रहा है कि यूएस में कितना क्राइम होता है और भारत में कितना होता है। तो अगर यहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन को देखें 2018 में, तो क्राइम है 383.5 पर 1 लाख पॉपुलेशन, वहीं यूएस में 2500 है ये रेशियो। तो इससे क्या लगता है? इससे लगता है कि अच्छा, भारत की स्थिति तो बहुत अच्छी होगी, सेफ होगा भारत, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनेस की तरह है। और एक इससे गवर्नमेंट अलग अलग एक्सक्यूजेस दे करके नहीं बच सकती है। वैकेंसीज़ को अनफिल्ड रखना, उसको फिल नहीं करना, और अब जो इफ़िशेंसी है उसको लेकर के ना आना, ये बचने के तरीके हैं। उसके बाद ये कुछ डाटा वगैरह भी बताती हैं कि इंडिया में कितना वर्स्ट सिचुएशन है, कि जो टोटल पॉपुलेशन है उस पर कितने पुलिसमैन हैं। 1 लाख की सिटीजन पर, जो पूरा पॉपुलेशन उस पर 158 पुलिसमैन हैं। तो ये वर्स्ट डाटा है पूरे वर्ल्ड में, भारत में जो यहाँ पे अगर हम पुलिसिंग सिस्टम को देखते हैं तो अभी ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अभी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है, उनको ज़रूरत है जॉब्स की, लेकिन कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आ रही है। और वही दूसरी तरफ जब हम ऑफिशियल डाटा को देखते हैं तो हमारे पास पुलिस वर्सेस जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनके रेशियो में कितना बड़ा फ़र्क है। अनदर कॉमन इलीगैलिटी इज पिकिंग अप द पीपल विदाउट कॉजेज। कई बार क्या देखा जाता है कि बिना किसी कारण के लोगों को पकड़ लिया जाता है और उनका ट्रायल चलता रहता है। उन्होंने कुछ जुर्म किया है या जुर्म नहीं किया है, उसको साबित करने में कई साल लग जाते हैं और वो बेचारे लॉकअप में बंद रह जाते हैं। तो बहुत ही पुअर स्थिति रहती है, कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसके अलावा जो कस्टोडियल मर्डर है वो लगातार बढ़ रहे हैं नंबर्स इसके, और इसमें पहले हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सभी के डायरेक्शंस आ चुके हैं, बट कहीं किसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और वहीं पे जब हम विकास दुबे केस को एक बार देखते हैं तो विकास दुबे के ऊपर 60 केसेस चल रहे थे और अभी तक किसी ने भी इतने दशकों में इस बात को उठाया नहीं, इस मुद्दे को उठाया नहीं। अगर इतना बड़ा कांड ना हुआ होता तो विकास दुबे का नाम भी सामने नहीं आता, जबकि उस पर इतने सारे केसेस चल रहे थे। तो इस तरीके से कई विकास दुबे पूरे भारत में मौजूद हैं आज भी, जिनके केसेस को उठाया नहीं जाता है। और उसके बाद ये बताती हैं कि देयर आर द डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। देखिए, अब ये बताती हैं कि कई सारे ऐसे अथॉरिटीज़ हैं, मैकेनिज्म हैं, कंप्लेंट अथॉरिटीज़ हैं, सिस्टम्स हैं जिनको कि एम्पावर किया जाना चाहिए। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है या अदर स्पेशल बॉडीज़ हैं, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीज़ बनाई गई हैं, मॉनिटरी कमीशंस बनाए गए हैं। वहाँ पर हम कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस की अथॉरिटी के खिलाफ, लेकिन उसके लिए उनको और एम्पावर करने की ज़रूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। बिना गवर्नमेंट के चाहे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं।
और इसमें ये भी बताती हैं कि अभी बहुत सारे केसेस हैं जो अंडर ट्रायल चल रहे होते हैं, उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो इन चीज़ों पर एक बार अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये स्टेट का बताती हैं, SHRC का जिक्र करती हैं कि वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो देखिए उसकी स्थिति क्या है राज्यों में, कि आंध्र प्रदेश में तो चेयरपर्सन और मेंबर कोई है ही नहीं। SHRC में मतलब चेयरपर्सन का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, मेंबर का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। वहीं पर गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला राज्यों की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो वहाँ पर एक्टिंग चेयरपर्सन हैं। तो क्या फ़ायदा उनका, उनको प्रॉपर तरीके से एम्पावर कीजिए, आप उनका अपॉइंटमेंट कीजिए, उनको वो शक्ति दीजिए जो जो उनके जिस पावर के लिए उनको बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र की बात करें तो दे हैव नो मेंबर, इनके पास तो कोई मेंबर ही मौजूद नहीं है। तो ये स्थिति है राज्यों के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, जिसको कि एम्पावर किया जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये जो इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं भारत में, जो गार्डियन बॉडीज़ हैं, उनको एम्पावर करने की बात कहती हैं, इफ़ेक्टिव बनाने की बात कहती हैं, ताकि जिस तरीके के हीनियस क्राइम हो रहे हैं, सिस्टम में हो रहे हैं, हॉरिफिक इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उनको काउंटर किया जा सके और हर चीज़ को एक लॉफुल ढंग से आगे मेंटेन किया जा सके। अगला आर्टिकल है कमीशन एंड ओमिशन। जिस पेपर 2 पॉलिटी में एसोसिएट करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कमीशन की। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, याद रखिएगा। ये जो कमेटी बनाई गई है, इसमें वाइस चांसलर हैं NLU के, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के, जिनको कि चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। एंड मेंबर इंक्लूड GS वाजपेयी। ये सारे लोग एज अ मेंबर इसमें कार्यरत हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन इसलिए है बिकॉज कमीशन का काम होगा क्रिमिनल लॉ पर रिफॉर्म लेकर के आना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे लास्ट डिस्कशन में कि भारत में जो क्रिमिनल लॉ है ना, वो बहुत पुराना है। यहाँ का अगर आप पुलिस कानून को भी देखते तो बहुत पुराना कानून है। तो अब उसमें रिफॉर्म लाने की बात चल रही है, उसी के लिए कमेटी बनाई गई है। तो वो कमेटी जो बनाई गई है, क्या उनके जो कंपोजिशन है वो सही तरीके से मेंटेन्ड हैं, क्या उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा? तो राइटर यहाँ पे कई सारे सवाल उठा रही हैं कमेटी के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब कमेटी का अपना काम होगा, उनको एक टाइम दिया गया है कि इस पेंडेमिक के इवन दौरान में भी ये कहा गया है कि रिपोर्ट रेडी इन दैट टू इंश्योर दैट इट हैज़ इट्स रिपोर्ट रेडी इन 6 months टाइम फ्रेमवर्क फिक्स्ड बाय द होम मिनिस्ट्री। और जो 6 महीने का समय तय किया गया, उसी में रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। नाउ लॉ रिफॉर्म इज ऑर्डिनरी विद इन द मैंडेट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। इनका कहना है कि लॉ रिफॉर्म जब आप कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में आप रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो ये अधिकार होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का, लेकिन इसको होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर कैरी किया है कि उन्होंने कमेटी बनाई है। उसके अलावा इस तरीके के कई सारे और सवाल उठाती हैं। आफ्टर होल्डिंग नेशन वाइड कंसल्टेशंस over a period of 3 years, a commission gives a report that is studied by the law ministry and then placed before the parliament। तो कहा जाता है कि जो लॉ कमीशन, जैसे लॉ कमीशन की अगर हम बात कर लेते हैं, लॉ कमीशन में भी कई सारे दिग्गज लोग होते हैं, उनको पूरा एक समय दिया जाता है, 3 साल का वो समय लेते हैं। उसके बाद वो पूरे कानूनों को देखते हैं, परखते हैं, फिर वो स्टडी करके रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर पार्लियामेंट में प्लेस करते हैं। तो इन सब में इनको 3 साल का समय लग जाता है। वहीं पर जब क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म करने की बात आज चली है, तो सिर्फ 6 महीने का टाइम फ्रेमवर्क कैसे पॉसिबल है? क्या 6 महीने के समय में वो सारी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है? क्या पब्लिक डिबेट डिस्कशंस को स्किप कर दिया जाएगा यहाँ पर, या उसको कंटिन्यू किया जाएगा? तो पर्पस क्या है क्रिमिनल लॉ में? अगर आप रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो इसका जो मेन पर्पस है ना, उसको आपको क्लियर करना होगा। सो इनका कहना है कि इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल को ही डेटर करना यहाँ पर नहीं है, बल्कि जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, जैसे कि वुमेन हैं या अदर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, साथ ही इंडिविजुअल सिक्योरिटी के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी है, उन दोनों में तालमेल बिठाते हुए क्रिमिनल लॉ को आपको लाना होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर जो अभी कमेटी बनाई गई है या जो टाइम फ्रेमवर्क रखा गया है, उससे समझ में नहीं आ रहा, और इस तरीके कई सारे सवाल जो हैं फिर यहाँ पे
उठ रहे हैं। कंपोजिशन की ये बात कर रही हैं कि कंपोजिशन में जिस तरीके से वुमन को एक्सक्लूड कर दिया गया, राइट। बार काउंसिल को, जो दिल्ली की बार काउंसिल है, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। तो एक पर्टिकुलर जगह से कुछ लोगों को चुना गया, कमेटी में रखा गया, और कई ऐसे रिटायर्ड जज और सीनियर एडवोकेट हैं जो वो खुद भी कई सारे कंसर्न्स को रेज कर रहे हैं इस कमेटी के फॉर्मेशन पर कि कितना एडिक्वेट ये हो पाएगा, क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी नज़र आ रही है। ये पूरी कानून व्यवस्था जो है उसमें वुमन को एक सेंटर पर रखा जाता है कि उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सामने रखा जाए, लेकिन इस पूरी कमिटी में एक भी वुमन को नहीं रखा गया है। तो क्या आप जब ये कहते हैं कि आप पैट्रियार्कल समय का बना हुआ एक कानून, उसमें आप बदलाव करना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें जब कमेटी बनाते हैं तो उस कमेटी में आप वुमन को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो क्या वो सेम पैट्रियार्कल माइंडसेट को शो नहीं कर रहा है? तो इस चीज़ को, इन क्वेश्चंस को इन्होंने यहाँ पर रेज किया है। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स का भी जिक्र करती हैं जो मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, लेकिन इनका कहना है कि कितना कितना डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया गया और उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, कि जो कमेटी का फॉर्मेशन है, जिस तरीके से उनको कार्यभार सौंपा गया है, उससे ये नहीं लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि पूरी कमेटी में जो क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फोकस जाता है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसके खिलाफ में एक सख्त कानून बनाए जाएं, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। और इनका मानना है कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कोलैबोरेट कर दिया गया, क्लब कर दिया गया इंडिविजुअल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेशन को, और उसी में ओवरऑल क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। और इससे हो सकता है कि एक प्रॉपर डिबेट डिस्कशंस ना हो, और डिबेट डिस्कशंस के नहीं होने पर जो रिफॉर्म है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर जो कमेटी बनाई गई है, उनके ही कुछ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस ले लिए जाएं, उनके ही द्वारा कुछ चीज़ों पर एनालिसिस कर दिया जाए, रेफरेंडम कर दिया जाए और कानून में बदलाव कर दिया जाए? क्या इसमें पब्लिक डिबेट डिस्कशंस नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कानून में रिफॉर्म लाने के लिए। जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनके साथ क्या समस्याएं हैं, उन हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम्स को सामने लाना होगा। चाहे वो हरासमेंट का केस हो, पुलिस एट्रोसिटी का केस हो, कुछ भी हो, उस सब चीज़ों को आपको एक दायरे में ला करके और कानून को रिफॉर्म करने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो एक इनका राइटर का मानना है कि एक यहाँ पर ये जो पूरा एक कमेटी बनाई गई है, और उसमें जो ये कोशिश की जा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और इस पर अभी जो डिबेट डिस्कशंस है वो और होने चाहिए, ये आर्टिकल का मानना है। प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। प्रकाश सिंह केस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर सी होगा, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। दूसरा सवाल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर था, तो यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है कि ये 44th अमेंडमेंट था, राइट। जिसका आंसर होगा ए ओनली, वन ओनली। 2.0 विद्यादान 2.0 से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीएमआई को लेकर के, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका आंसर होगा। और आखिरी सवाल था पुलिस कमीशन पर, तो कौन से गवर्नर जनरल थे तब? 1902-3 में लॉर्ड कर्जन थे, राइट। तो ए इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बताइए, ग्रुप्स पे जुड़िए, जो अभी हमने ग्रुप बनाया है आंसर रिव्यू वाला, और वहीं पर आपको PDF वगैरह भी दिया जाता है, पार्टिसिपेट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।